गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है पी ब्लॉक का, आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक बताए थे कि एटॉमिक प्रॉपर्टी बता रहे थे आप लोग को कि एटॉमिक प्रॉपर्टी आपका नाइट्रोजन फैमिली के केस में पहला हम बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद आपका आता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता चुके थे, आयोनाइजेशन एनर्जी बता चुके थे। उसके बाद हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या क्या फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है। तो पहला फैक्टर क्या था आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बढ़ने से आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घट जाता है। मतलब एटॉमिक साइज अगर बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। इसके मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रहा है। उसके बाद क्या है, एटॉमिक साइज के बाद आपका न्यूक्लियर चार्ज था। तो न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपस में रिलेट करता है, और इससे सवाल भी आता है। और आपको ये बता चुके थे कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एग्जैक्टली फुल फील्ड ऑर्बिटर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी देख चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में देखिए क्या है, स्क्रीन का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीन का मतलब क्या होता है, स्क्रीन का मतलब तो क्लियर है, सभी कोई जानता है। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, कर्टेन होता है इसके मतलब। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनर सेल, मतलब जो सेल है वो पर्दे का काम करेगा एटम के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का बड़ा सिंपल साधारण सा तरीका है कि यहाँ पे अगर मान लें कि ये सेल देख रहे हैं, ये सब सेल है हमारे, ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, सेल होता है, और सारे सेल का अलग अलग नाम दिया गया है। पहला सेल क्या है, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। पहला सेल का नाम क्या है, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब है कि लास्ट सेल। वैलेंस सेल का मतलब लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट या फिर लास्ट एनर्जी लेवल। लास्ट एनर्जी लेवल, सेल बोलिए, एनर्जी लेवल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, सब एक ही चीज़ है। इसके जस्ट बगल वाले सेल का नाम है पेनअल्टीमेट सेल। इसका नाम क्या है, पेनअल्टीमेट सेल। और जस्ट इसके बगल वाले सेल का नाम है एंटी पेनअल्टीमेट सेल। एंटी पेनअल्टीमेट सेल। और जो बचा हुआ सेल को आप बुला सकते हो इनर सेल। ठीक है, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, इनर सेल के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम लोग को इतने प्रकार के सेल हम लोग को याद होना चाहिए कि वैलेंस सेल क्या होता है, पेनअल्टीमेट सेल क्या होता है, एंटी पेनअल्टीमेट सेल क्या होता है, और इनर सेल क्या होता है। एटम के अंदर इतने प्रकार के सेल मौजूद होते हैं। इज इट क्लियर। अब खेल देखिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पर्दे का इफेक्ट क्या होता है एटम के अंदर, ये बताने वाले हैं आप। सपोज यहाँ पे हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल इज शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर सेल। या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस सारा फोर्स इस आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियस है, सारा फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे एग्जर्ट नहीं कर पाता है। क्यों, कि इसके बगल वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसके मतलब ये है कि ये इनर सेल क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के फोर्स से उसको बचा के रखता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब कि अगर ये इनर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो सारा का सारा फोर्स ये कहाँ लगाता, आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगाता। लेकिन इसके रहने के कारण क्या है कि इसको क्या करता है, शील्ड करता है। शील्ड का मतलब स्क्रीन करता है, एक तरह से बचा लेता है कि सारा फोर्स डायरेक्टली उस पर एग्जर्ट होने नहीं देता है, कुछ भार ये सह लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्टली सारा फोर्स किस पे लगता,
आउटर इलेक्ट्रॉन पे, आउटर इलेक्ट्रॉन पे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग ये है, शील्डिंग इफेक्ट का साधारण सा ये मीनिंग है कि इनर वाले जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से, न्यूक्लियर के फोर्स से, कि डायरेक्ट टोटल फोर्स आउटर सेल पे ना लगा दे, इसलिए क्या करता है वो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन उसको बचा के रखता है। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और इसके कारण क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण कि आपका एडजेसेंट सेल में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब आप क्लियर समझ गए कि आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रभाव से, ठीक है, ताकि डायरेक्ट सारा का सारा फोर्स आउटर सेल पे नहीं लग जाए, आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग जाए, वो क्या करता है इनर सेल वाला, उसको शील्ड करता है, उसको बचा के रखता है। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला है। अगर इस इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाएगा, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ जाएगा। एडजेसेंट सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा तो एटम का साइज भी बड़ा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दो तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। इसका ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में, जहाँ पे इरेगुलर वेरिएशन होगा। एटम का साइज को घटाता है, बढ़ाता है या कांस्टेंट रखता है, तो सब इसी का खेल है। किसका है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। आई थिंक स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या फैक्टर प्रभावित किया, क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, पहला आपको बताएं एटॉमिक साइज, उसके बाद आपका आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, पहला एटॉमिक साइज पे डिपेंड किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियर चार्जेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हो गया। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली का। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं साइज बढ़ जाता है, साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एटॉमिक रेडियस सपोज हम लेते हैं, इसका मान लें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ये बिस्मथ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है इसका, आयनिक साइज। सपोज मान लें कि ये N3+ है, ठीक है, P3+ है, AS3+ है, Sb3+ है और बिस्मथ 3+, ठीक है, ये हो गया। इसके अगर हमको बोला जाए कि इसके आयनिक रेडियस को अरेंज करने की, ऑब्जेक्टिव में देखिए क्वेश्चन के साथ पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। साइज देख लीजिए किसका बड़ा है, बिस्मथ Bi3+ ग्रेटर, Sb3+ ग्रेटर, AS3+ ग्रेटर। सिमिलरली इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे इसके आयनिक साइज को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयनिक रेडियस का ऑर्डर हो गया। तो सारा चीज़ एटॉमिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू
attract shared paired electron towards itself। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना कि ये एटम में एक टेंडेंसी होती है, एटम में एक टेंडेंसी होती है, विद इन द मॉलिक्यूल ऑपरेट होता है, विद इन द मॉलिक्यूल ये ऑपरेट होता है कि दूसरे एटम से उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करने जा रहा है। और जो एलिमेंट, जो एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट कर ले, वो एटम उसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि HCl में कोवैलेंट बॉन्ड आप जान रहे हैं, HCl क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और साथ साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरह से, इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट किया है, बीच में भी नहीं, बीच में उस समय रखेंगे जब दोनों एक ही टाइप का एटम। अगर हम ऐसा कर दें, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोजन है हम ऐसा कर देंगे बीच में एकदम बैलेंस, न ई खींचेगा ना वो खींचेगा, इसके मतलब है कि दोनों समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का वेव उधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए कि ये एटम जिधर शिफ्ट हो रहा है दूसरे एटम की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तभी तो आप लिखते हो कि H के ऊपर में प्लस और Cl के ऊपर में माइनस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस, आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04, याद रखिएगा, बोले थे तो ये चीज़ का याद रखना। नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस का 2.19, ठीक है, फास्फोरस का 2.19 और नाइट्रोजन का 3.04 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, इसका 4 होता है वैल्यू, ठीक है, इससे भी ज़्यादा क्लोरीन है। ठीक है, तो 3.04 आपको ध्यान में रखना है, फास्फोरस 2.19। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी है। अब आपके मन में बात आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन का ज़्यादा है फास्फोरस, अब जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में जब मूव करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। ठीक है, मतलब वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम पे, जितना बड़ा साइज का एटम होगा उतना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, उतना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कहीं कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलेगा फ्लोरीन में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होने वाला है, निकल के आएगा। साधारण सा एग्जांपल हम देखते हैं, आप इस तरह से आप याद कर सकते हो। मान लें कि हम बल्ब लिए या CFL बल्ब लिए, कुछ कोई बल्ब ले लिए, आप एक छोटे से कमरा में जला दीजिए, ठीक है, और वही बल्ब को एक बड़ा सा हॉल में जला दीजिए। ये बताइए कि किस जगह पे उस बल्ब का, ठीक है, प्रभाव, मतलब उस लाइट का प्रभाव ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जो छोटा कमरा होगा वहाँ पे उस बल्ब का या लाइट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और बड़े कमरे में उस बल्ब का, उस लाइट का इफेक्ट कम निकल के आने वाला है। इससे ये पता चल गया कि सिंपल टर्म में आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कैसे याद रखोगे। ये डिफिनेशन नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ, डेट इज नॉट ए डिफिनेशन रिटन इन बुक, वो किताब में नहीं लिखा हुआ है डिफिनेशन। ठीक है, ये समझने के लिए बता रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम को बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किसी एटम। अगर हम बात कर रहे हैं
कि यहाँ पे एक एटम ऐसा है, एक और बड़ा है, एक और बड़ा है, सभी पे का वो इलेक्ट्रॉन रख दिए, सभी पे का वो इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब पूछें किस एटम पे इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो आप क्लियर बोलिएगा छोटा एटम पे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज़्यादा होगा। मतलब कि कोई छोटा चीज़ है, इतना छोटा बक्सा है, एगो इतना बड़ा बक्सा है और एगो बड़का बड़का वो बक्सा है, समझे ना। यहाँ पे एगो रख दिए चार्ज प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, बक्सा में बंद है चार्ज। तो किस बक्सा में इस चार्ज का प्रभाव ज़्यादा होगा? आप बोलिएगा छोटा वाला बक्सा में ज़्यादा प्रभाव होगा, वहाँ पे ज़्यादा फील्ड होगा, चार्ज का फील्ड ज़्यादा बनाएगा। अब बड़ा वाला में कम फील्ड बना, तो बस वही बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है। साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा। इज इट क्लियर? अब चलिए हम आपको मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम मिला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ना, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन बोलिए, अट्रैक्शन बोलिए, वांट बोलिए, जो आपको बुलाना है बुला सकते हैं। हालांकि ये सब पीरियोडिसिटी वाली टर्म है। अब यहाँ पे आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, सारे को आता है, हमको भी आया था, ठीक। तो ये क्या है कि आपको जान लेना जरूरी है। क्वेश्चन जहाँ रहेगा तो आप डगमगा जाइएगा। पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्या है ये जान लीजिए कि सिंपल सी बात है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, when an extra electron is added to valence shell of isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। कह रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड देखिए डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा बात को, एन का मतलब एक बोल रहा है। व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, कहाँ पे ऐड कीजिएगा? वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल। देखिए कोई चीज़ का भी लेन देन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो वैलेंस सेल से ही होता है, ठीक है। वैलेंस सेल, सारा काम वैलेंस सेल क्या करता है? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा वैलेंस सेल, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो वैलेंस सेल का ही योगदान रहता है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो इत्मीनान से मस्त बैठा रहता है, सारा कुछ करता है आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे, तो कहाँ पे ऐड करेंगे? क्या न्यूक्लियस के बगल वाला सेल में? ऐसा तो नहीं होगा। क्या एंटी पेनल्टीमेट सेल में या पेनल्टीमेट सेल में? नहीं, वैलेंस सेल में लास्ट ऑर्बिट वाला में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, तब जाके एनर्जी जो रिलीज होगा। चाहे कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है ना, तो एनर्जी रिलीज होता है। कोई भी चीज़ को तोड़ना रहता है ना, तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ जब ही जाके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कोई चीज़, तो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक्स है, ये एक्स है और ये गैसियस एटम। क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड होना चाहिए, अलग थलग गैसियस एटम। इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या बनाएगा? एक गैसियस का केटायन बनाएगा। आप इस चीज़ को पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग्स में भी, जबकि हम लेटिस एनर्जी वहाँ पे था। तो इस टाइप का बहुत सारा टर्म आता है कि लास्ट में सब एनर्जी को जोड़ देते हैं, तब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ भी इस यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लें क्लोरीन का ही फॉर्मेशन करना है Cl- का, तो बस खेल ही था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ चल रहा था। तो एक्स गे हो गया, मान लीजिए गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन गैसियस केटायन बना, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। इसको बोलेंगे पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या बना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऑलवेज क्या बनता है ना, कि आपका मोनोवैलेंट एनायन का फॉर्मेशन होता है। मोनोवैलेंट एनायन का मतलब कि स्पीसीज के ऊपर में माइनस का चार्ज होगा, एक माइनस का चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक तरह से क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत
को बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो, और ये क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। पहला वाला इसका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, ये बड़ा आसानी से ले लिया तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन हाँ, यही अगर कह दें कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक्स गैस है, माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएंगे, माइनस में अगर एक इलेक्ट्रॉन का हम एडिशन करा रहे हैं, तब क्या कहानी बनने वाली है, तब इतना आसानी से ऐड नहीं होगा इसमें, इसलिए कि माइनस और माइनस के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। इस रिपल्सिव एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमको एनर्जी देनी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसका टेंडेंसी नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन लेने का, पहला तो चलो पॉजिटिव उसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव था, इसीलिए टेंडेंसी पहला था कि हाँ चाहत थी उसकी ले, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन हमको ज़बरदस्ती देना पड़ रहा, लेने का इसका मूड थोड़ी ना, ये तो भाग रहा है, इसके दूर रिपल्सन हो रहा है। अब लेकिन हमको ज़बरदस्ती करना है, तो फिर इसके जो रिपल्सिव एनर्जी को क्या करना है, ओवरकम करना है, हमको बाहर से एनर्जी देके। इसके मतलब इससे पता ये चला कि पहला वाला में जो था, जो एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसी को बोलते हैं डेल एच ई जी। डेल एच ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ऐसा नहीं दोनों टर्म एक ही चीज़ है एक ही टर्म, लेकिन दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दोनों में क्या है, एक रिवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए शुरू में कि कहता है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है कि ये डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। डेल एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। पहला में देखिए एनर्जी रिलीज हो रहा था तो डेल एच का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन पहला में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, पॉजिटिव था। इसके मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नेगेटिव होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू इसका आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डाइवैलेंट एनायन बनेगा, अपने मन से तो बनाएगा नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं बनाने के लिए, तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इसको लेने का मन तो था नहीं, ज़बरदस्ती दे रहे, तो क्या होगा, नेगेटिव इसका वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह से सिमिलरली E3 भी हो सकता है। इसी तरह से क्या होगा, अभी ज़्यादा हम इसके लिए हम अलग एक वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, कि अपना मोनोवैलेंट बना, डाइवैलेंट बना, ट्राइवैलेंट एनायन बना, ये हो गया सक्सेसिव। और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम जो होता है, पहला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, यानी कि सारे पॉजिटिव क्या करेगा, सारे नेगेटिव एक पॉजिटिव को डोमिनेट कर देगा और रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, शुरू वाला नेगेटिव होगा, शुरू वाला नेगेटिव होगा। आप दूसरा वाला बोलेंगे कि इसमें तो एनर्जी देना होगा मतलब इंडोथर्मिक, सब इंडोथर्मिक मतलब क्या, डेल एच पॉजिटिव, तब 10 को पॉजिटिव मिलके अगर एक नेगेटिव रहा तो 10 पॉजिटिव क्या करेगा, एक नेगेटिव को डोमिनेट करके रखेगा। क्लासरूम में अगर मान ले 50 बच्चा है या 40 बच्चा है, 5 बच्चा अच्छा है और 35 बच्चा खराब है, तो वो 5 बच्चे को क्या करेगा, अपने जैसा बना देगा। ठीक है, अपने जैसा उसको बना देगा, है कि वो पूरे नेगेटिव उसको डोमिनेट करके रखेगा, दबा कर रखेगा उसको। तो यहाँ भी वही कहानी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अगर उसका हम लोग कह सकते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो की कहानी चलेगी। तो ये तो आपको हमने बताया सारा एटॉमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक हमने आज कंप्लीट किया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी रिलेट करता है वो भी क्लियर, एटॉमिक साइज से आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से रिलेट करता है वो भी आपको बता चुके हैं। आयनिक रेडियस कैसे बढ़ता घटता है ग्रुप में, नाइट्रोजन फैमिली के बिलोंग, वो भी पता चलिए आपको। तो हम लोग सारे एटॉमिक प्रॉपर्टी को कवर कर चुके हैं, सारे एटॉमिक प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है। क्या क्या शुरू से एक बार रिवाइज मार लेते हैं। पहला एटॉमिक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटम का ये प्रॉपर्टी, सारे एटम का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद हम पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में क्या किया है, एनसीईआरटी तो सिर्फ लिखा है ना, हालांकि ये बात तो 11th में पढ़ा चुका है ना। व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या क्या फैक्टर है वो भी बता दिए। एटॉमिक साइज था, न्यूक्लियर चार्ज थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट था। उसके बाद प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अब उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया।
अब पूछिए इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किस तरह से घटता बढ़ता है, तो सेम ट्रेंड है, ऊपर से नीचे आइएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा। जितना छोटा एटम रहेगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना तेज़ी से उसकी टेंडेंसी होगी खींचने की। इसलिए कि छोटा एटम में क्या होगा ना, न्यूक्लियस बगल में होगा, बड़ा एटम में न्यूक्लियस दूर चला जाएगा, तो खींचने की क्षमता क्या होगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, हालांकि नाइट्रोजन का अगर कोई पूछ दे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बोल सकते हो अगर सबसे कम बोल सकते हो। अगर आंसर में 0 लिखा हुआ है, ऐसे अगर पूछ दिया कि सबसे कम किसका है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तब बोलिए नाइट्रोजन का। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनमें से 0 है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, तब मार के आइएगा ना। ताकि अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इस पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, इसको एक्स्ट्रा लेने के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं, मन ही नहीं, इतना ज़्यादा स्टेबल, इतना ज़्यादा खुश सही ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और नाइट्रोजन क्या है आपको बता दिए कि नाइट्रोजन जो है अपने मेंबर में सबसे अलग थलग है, एनामोलस प्रॉपर्टी को शो करता है। बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, वैलेंस सेल में उसके डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होते। एक तो पहली बात ये होगी, सबसे अलग है। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है सबसे फैमिली, ये अलग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ये पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सब कहानी फिर हम लेके आने वाले हैं। अभी तो नाइट्रोजन के बारे में इसके बाद जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हम लेके आएंगे आपके सामने, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कि सारा कहानी ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा कहानी इनर्ट पेयर इफेक्ट पे करता है। हालांकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें 13, 14, 15 में ही इफेक्ट शो करता है ज़्यादातर, 13, 14, 15 में। लेकिन हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो सकता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का हम एक अलग वीडियो ही बनाएं, ठीक है। धीरे धीरे सभी चीज़ का आपको वीडियो मिलता जाएगा इंडिविजुअली। अभी तो हम लोग क्या लेके चल रहे हैं चैप्टर, एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी जब ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे, ऐसा नहीं किसी बोर्ड लेवल का, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और मिलजुल कर हम लोग बनाएंगे उसको, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप टाइम टू टाइम चैनल को देखते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ये तो तय है कि देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखिएगा, कुछ अलग चीज़ तो सीखेंगे, ठीक है। क्या कि देखने से कोई भी चीज़, पढ़ने वाला चीज़ देखिएगा, चाहे आप मेरा चैनल देखिए चाहे किसी का, लेकिन हाँ जानकारी तो मिलती ही है। इसलिए आप टाइम टू टाइम इसको खोल के देखा कीजिए, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा इसका। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। आज इतना ही है, इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा बता दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ हम आने वाले हैं। आप तैयार रहिएगा वीडियो में, ठीक है, इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।